अभी रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए झूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं ऊपर से कपड़े ही नहीं लेकर आई। जल्दी से मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया। जल्दी से अपने हाथ पोंछे छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेटे और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेरे कमरे में किससे बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे उन्हें मैं फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। और मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरे दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात बरादरी की नहीं थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ सूरज और स्वरा दोनों पढ़ते थे। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद थी। दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर स्वयं मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सूरज को लगा घर में कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा तो उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी सीमा से नहीं हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरी सास ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए। वह बहुत ही खूबसूरत है। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है, इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने थैले। मुझे लगा शादी के बाद सभी लड़कियां नए सामान लेकर मायके से आती हैं, यह पुराने 2 थैले लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैले को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है, बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरीके से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊंगी? इन पुराने सड़े हुए थैले को क्या करूंगी? ऐसा व्यवहार कर रही थी। खैर फिलहाल यह बात हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई, वह उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक से मेरी नज़र उन दोनों थैलों पे गई जो कोने में रखे थे। मैंने चुपके से उन्हें खोला, देखा उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं, वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी, कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी, बहू आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी, तूने उन्हें आज कहाँ छुपा कर रख दिया? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैंने खुद खाना निकालने के लिए चली गई। मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी वह पूरी तरह खाली था। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी, मेरी ननद दोनों वहां पर आ गईं। बोली, हमें बहुत भूख लगी है, हमने सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती हैं। खैर जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद किया करती। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती और मुझे इज्जत भी दिया करती।
पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया देता। वह बाहर तो कोई काम बताकर जाती, पर जब वह वापस लौटती उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते। और कई बार मैंने गौर किया कि वह जाते समय कई बार वह उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननंद स्वरा का व्यवहार आजकल कुछ अलग ही लगता था। आज फिर जब मैं छत पर किसी काम से गई, मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगा स्वरा आज फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो, मैं तभी सामान लेकर समय से आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। मैंने सोचा कहीं स्वरा किसी चक्कर से तो नहीं चल रहा। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बात कह रही है, वह कहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही हैं। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मेरी धड़कनें भी तेज हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बतलाई। उन्होंने बोला तुम थोड़ा घर पर ध्यान रखा करो। वैसे स्वरा ऐसी लड़की नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूंगा। मैं बोली ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी ननद दोनों कहीं बाहर से आ रही हैं। मैंने पूछा तुम लोग कहाँ गई थी? उन्होंने जवाब दिया हम दोनों पार्लर गए थे। मैंने बोला परसों ही तो हम लोग पार्लर गए थे, आज फिर से? इस पर मेरी देवरानी बोली दीदी उस दिन स्वरा सिर्फ हेयर कट के लिए गई थी, पर आज उसे वैक्स करवानी थी। मैंने बोला अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पर गई। दोनों ने वही थैला अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं जो मेरी देवरानी अपने मायके से लाई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ती दौड़ती आई, बोली मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। जल्दी से किचन में गई, उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटियां प्लेट में रखी। सब्जी लेने के लिए पैन का ढक्कन खोला तो दंग रह गई। पैन में सब्जी ही नहीं, जबकि घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैं तो अपना सर ही पीट ली। आखिर मेरे घर में क्या हो रहा है? कभी सब्जी गायब हो जाती है, कभी रोटियां गायब हो जाती हैं। ऊपर से स्वरा सीमा दोनों की हरकतें बड़ी अजीब। यह सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने इनडायरेक्ट रूप से सीमा से पूछा तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोली हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने पूरी सब्जी खा ली। आप लोगों के लिए तो बची नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया। कोई अकेले केवल सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता है, वह भी इतनी सारी? उसे पूरी सब्जी खाने से पहले हमने से किसी का भी ध्यान नहीं आया। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह सभी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थीं। इसलिए मैंने सोचा मुझे स्वरा सीमा दोनों पर नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई। जब वह वापस घर लौटी वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा तेरे पैर को क्या हुआ? वह बोली कुछ नहीं दीदी, पैर में दर्द है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। मुझे ताज्जुब उस वक्त का हुआ। 2 घंटे के बाद मेरी ननंद कॉलेज से वापस आई। वह सीमा की तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा, उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया। अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा था। मैंने पूछा तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी हूँ। मेरे पति ने यह जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। कल को उन्हें यह सब पता चलेगा तो वह सोचेंगे मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पाती। मम्मी पापा भी अब एज के हो चुके हैं, उन्हें तो आधी चीज़ें दिखाई सुनाई भी नहीं देती। वह घर का कितना ध्यान रखेंगे? इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो? इसके अलावा कभी किचन से पूरी रोटियां गायब हो जाती हैं।
कभी पूरी सब्जी गायब हो जाती है। पूछने पर तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला जो सुधा अपने मायके से लेकर आई। आखिर इन सब का चक्कर क्या है? दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे कांप रही थी, घबरा रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाभी की बात का हम क्या जवाब दें। मेरी ननद बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पकड़ रखी थी कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी। मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर आगे गए होंगे कि सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने स्वरा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी किस अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए, सही आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मैंने देखा वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहनी हुई थीं जो सीमा ने अपने मायके से अपने साथ लाई थी। मैं देखती ही पहचान गई। सीमा ने बोला, दीदी मैं शादी से पहले सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उन गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ ही लेकर गई थी। उसके बाद स्वरा बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ इसी अनाथ आश्रम में 10 पर्स दान करती हूँ। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई। रसीद में ये लोग नाम पता भी लिखते हैं। इसी के लिए उन्होंने मुझे रात में फ़ोन किया। फिर उसने आगे बोला, सीमा भाभी मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी सब्जी गायब हो गई उसकी वजह यह थी यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर गए थे, एक दिन सब्जी। जितने लोगों भी अनाथ आश्रम से जुड़े हैं सभी अपने घर से बना हुआ कुछ ना कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया, पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे, हमें यह काम करने देंगे कि नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर तो बिल्कुल हैरान थी। सचमुच दोनों को क्या बोलती, यह तो एक नेक कार्य था। मैं तो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आज स्वरा और सीमा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने दोनों से पूछी, उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा रही थी? उस पर स्वरा बोली, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे, एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़े। अचानक ही हम दोनों का पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हम दोनों को ही चोट लग गई। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने एक प्रण लिया कि इस नेक कार्य में मैं भी उनकी मदद करूंगी। अपने लिए जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी जीने का असली मजा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।